Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here with the fourth and the last episode of class 12th Geography chapter number 2 World Population विश्व जनसंख्या। इस चैप्टर में हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे भी इस एपिसोड में भी हम जनसंख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनसंख्या के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एक बार हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, जनसंख्या होती क्या है ये हमने जाना, और जनसंख्या का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है जनसंख्या का असमान वितरण। उसके बारे में हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देकर के समझा कि कैसे वो असमान रूप से वितरित है। फिर हमने पूरे विश्व को 3 अलग अलग जोन में डिवाइड किया जनसंख्या घनत्व के बेस पे, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस पे। उसके बाद हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है उसको हमने डिस्कस किया कि कहाँ पर लोग रह रहे हैं और वहाँ रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, नेचुरल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ, और उसके बाद हमने पॉपुलेशन चेंज के फैक्टर्स, डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन यानी प्रवास की बात की थी। आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें भी हम जनसंख्या से रिलेटेड कुछ और टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो वर्ल्ड पॉपुलेशन पैटर्न, पॉपुलेशन जो ग्रोथ पैटर्न है वो बात करेंगे, यानी कि विश्व के सत्र पर, वैश्विक तौर पर जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां कैसे रही है, कब हम 100 से 200 करोड़ 300 करोड़ हुए, और क्या पूरे विश्व में सभी महाद्वीपों में एक समान रही है गति, ये हम पता करेंगे। कुछ डायग्राम्स, कुछ फैक्ट्स देंगे, और उसके बाद हम एक थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो पढ़ेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के क्या उपाय हो सकते हैं, कुछ सुझाव हम देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे वैश्विक जनसंख्या प्रवृत्ति के साथ। विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या रही है। एक चीज तो तय है कि पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ी है तभी तो हम कहां 100 करोड़ से 800 करोड़ पार हो चुके हैं, और बढ़ती ही जा रही है। जब तक ये चैप्टर करोगे और ज्यादा बढ़ जाएगी, जब तक 12th करोगे बढ़ रही है। तो ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये एक समान नहीं है। महाद्वीपों की बात करें तो कुछ महाद्वीप है जहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे एशिया, जिनकी पहले भी तेजी से बढ़ी थी उनमें एशिया है, और जिनकी तेजी से बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी आगे उनमें से अफ्रीका है। कुछ की स्टेबल हो गई है, स्थिर हो गई है, जैसे कि यूरोप में जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है, वृद्धि दर है वो नामात्र हो चुकी है। तो इसमें परिवर्तन रहे हैं। तो चलिए इस जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कैसे रही है उसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो हम इसको डिटेल में जानने के लिए एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, मैंने एज इट इज़ उसी को ही लिया है। अब इसमें देखिए, हम ये सब कुछ बाद में करने वाले हैं जब हम जननांकीय संक्रमण सिद्धांत करेंगे। यहाँ से हम बात करें 1830 में हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश की नहीं विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ पहुंची थी 1830 में, हजारों सालों के बाद। और 100 वर्षों के बाद ही, सिर्फ 100 वर्षों के बाद हम 200 करोड़ पे हो गए। फिर सिर्फ 30 वर्ष लगे और हम 300 करोड़ पे पहुंच गए। 200 से 300 होने में 30 वर्ष ही लगे। 1960 में, 1975 में 15 वर्षों में केवल 300 से 400 करोड़ पहुंच गए। फिर 12 वर्षों में हम 400 से 500 करोड़ पे पहुंचे, और अगले 12 वर्षों में 600 करोड़ पे पहुंचे, और 2020 में अनुमानित जनसंख्या वो 800 करोड़ से अधिक है, अप्रोक्सीमेटली, लगभग। तो ये जनसंख्या वृद्धि की दर रही है। तो एक तो ये डायग्राम है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से समझना है कि कैसे जनसंख्या बढ़ी है, क्योंकि ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि डबल होने का, वर्ल्ड की जनसंख्या डबल होने का पैटर्न क्या रहा है। तो हमें इस तरीके से इस डायग्राम की हेल्प से बताना है। ओके, और इसको समझना भी है कि जनसंख्या कैसे बढ़ी है। 100 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ 1830, 1930 200 करोड़, 1960 300 करोड़, 1975 400 करोड़, 1987 500 करोड़, 1999 600 करोड़। तो ये हमें अच्छे से समझ के तैयार करना है। तो ये इससे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि जनसंख्या बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। अब इसको हम थोड़ा और एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। हम जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को हम थोड़ा अच्छे समझने के लिए 3 चरणों में बांटते हैं। ओके, पहला जो चरण है वो है 1650 से 1750। इस वक्त एशिया और यूरोप की जनसंख्या में साधारण वृद्धि होती है, अफ्रीका में जनसंख्या घटती है, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका वहाँ जनसंख्या कम थी। तो कहाँ बढ़ी? एशिया और यूरोप में वो भी थोड़ी बहुत बढ़ती है, अफ्रीका में घट जाती है। क्यों घट जाती है? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा,
वहाँ पर कुछ महामारी फैलती है, जैसे रिंडरफेस्ट है, प्लेग है, उसके कारण वहाँ घट जाती है। 1750 से 1900 दूसरा जो चरण रहा, उसमें सभी महाद्वीपों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, सभी की बढ़ती है। इसमें एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वृद्धि अधिक होती है। तीसरा चरण 1900 से 2000, ठीक है। इस 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि है वो सभी जगह होती है और बहुत तेज गति से होती है। सबसे अधिक नॉर्थ अमेरिका और एशिया में इसकी स्पीड रहती है, गति रहती है। 80 वर्षों में, केवल 80 वर्षों की बात करें तो एशिया की जनसंख्या वो डबल हो गई। सिर्फ 80 वर्षों में एशिया की जनसंख्या 2 गुना हो गई, नॉर्थ अमेरिका की जनसंख्या 4 गुना हो गई। लेकिन इस शताब्दी के अंत में आते आते यूरोप की जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम होने लगी। अब ये जनसंख्या के 3 चरण हमने देखे कि कैसे जनसंख्या वृद्धि दर हुई, लेकिन ये सभी जो कंटिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, वहाँ एक समान नहीं रही है। जैसे समस्त संसार की जनसंख्या की बात करें तो पिछले 300 वर्षों में 7 गुना बढ़ी है, लेकिन ये वृद्धि दर है एशिया और यूरोप में अधिक रही है, क्योंकि इनकी पहले भी 75% जनसंख्या थी, पूरे विश्व की यहीं रहती थी। अब भी 75%, 75%, 3/4 जनसंख्या वो इन्हीं 2 महाद्वीपों में रहती है। अगर हम नॉर्थ और साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि क्योंकि पहले नामात्र की थी तो बहुत तेज गति से हुई है। नॉर्थ अमेरिका में 364 गुना वृद्धि हुई है पिछले 300 वर्षों में, और जो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ 14 गुना वृद्धि हुई है। सबसे कम वृद्धि है वो अफ्रीका में हुई है इन 300 वर्षों में, जो केवल 3 गुना है। हालांकि अब वर्तमान की बात करें तो सबसे तेज जो ग्रोथ हो रही है वो अफ्रीका में हो रही है। आने वाले जो 80 ईयर्स की बात करें, आने वाले 100 वर्षों की बात करें तो सबसे तेज जो वृद्धि रहने वाली है वो भी अफ्रीका में रहने वाली है। चलिए कुछ डायग्राम्स लेके आया हूं मैं आपके लिए, उनके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला डायग्राम है उसमें कुछ अनुमान दिए गए हैं कि कैसे महाद्वीपों की वृद्धि दर रहने वाली है। 1950 का एक डेटा है, उसमें 55% जनसंख्या थी वो एशिया में रह रही थी विश्व की, 9% अफ्रीका में थी, 22% थी वो यूरोप में थी। 2010 की बात करें तो 60% जनसंख्या वो एशिया में हो गई है, यानी यहाँ वृद्धि दर तेज हुई है। 15% अफ्रीका में, यहाँ भी वृद्धि दर तेज हुई है। यूरोप में वृद्धि दर जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है, वहाँ पर 11% जनसंख्या रह गई है सिर्फ। दूसरी तरफ 2050 के बारे में कुछ अनुमान है। उस वक्त अनुमान यह है कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 54% जो शेयर है वो एशिया में होगा और 25% शेयर अफ्रीका में होगा, यानी कि अफ्रीका की जनसंख्या तेजी से बढ़ने वाली है जो अभी के अनुसार अनुमान है। और यूरोप में 8% शेयर रह जाएगी, यानी कि जो उसकी ग्रोथ रेट है वो या तो इतनी रहेगी या कम होगी और कम होगी। 2100 उस वक्त के अनुमान है एशिया में 43% पॉपुलेशन होगी और अफ्रीका में 39% पॉपुलेशन होगी, यानी यहाँ पर ये जनसंख्या वृद्धि दर है ऐसे ही रहने वाली है, सबसे तेज रहने वाली है। बाकी सभी महाद्वीपों का शेयर है वो कम होने वाला है, यानी कि वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण होने वाला है, जबकि अफ्रीका में ऐसी कोई दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है। तो ये कुछ फैक्ट थे जिसे हमने समझा कि क्या रहने वाला है। इनको भी आप अपने क्वेश्चंस में, अपने आंसर्स में, नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। एक और डायग्राम लेके आया हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ का, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे 100 से 200 करोड़ पहुंचे, उसको समझाने के लिए। ये यूनाइटेड नेशन का सोर्स है, अनुमान है ये 1050 में पूरे विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी। पूरे विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी, जितनी हमारे देश की जनसंख्या उसके आधे से भी कम, 50 करोड़ पूरे विश्व में थी। अनुमान लगाइए 1850 में जाकर के, 1830 के आसपास जाकर के 100 करोड़ पे पहुंचते हैं। 100 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या 1850 में जितनी थी उतनी भारत में उससे ज़्यादा है अभी। और उसके बाद 1950 की बात करें तो लगभग ये 200 करोड़ पे पहुंच जाती है, और 2020 की बात करें तो 800 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। यानी कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी, और पहले 100 करोड़ को पहुंचने में हजारों साल लग गए थे और अब हमें कुछ वर्ष लग रहे हैं। यहाँ पे एक और डायग्राम लिया है आपको समझाने के लिए, और आप अपने नोट्स में क्रिएटिविटी में इसे शो भी कर सकते हो। 1927 में जो दिया गया लगभग 1930 लगा लीजिए 200 करोड़ थी, 1960 में 300 करोड़, 1975 या 74 है 75 या आप लिखिए
400 करोड़, 1987 500 करोड़, 1999 600 करोड़ और 2012 में हम 700 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं। तो ऐसे भी आप शो कर सकते हो कि कैसे जनसंख्या वो डबलिंग हुई है, कैसे वो बढ़ती रही, डबलिंग कैसे हुई है और कैसे 100 से 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 करोड़ पे पहुंची है। बस इतने पे ही रुक जाते हैं क्योंकि उससे आगे बढ़ने वाली है, लेकिन ना बढ़े तो बेटर है। तो ये था जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां कैसे थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से विश्व की जनसंख्या वो बढ़ी है। आप इस क्वेश्चन का जब रिप्लाई दें, आंसर दें, तो इसमें एक डायग्राम, आप जो भी डायग्राम यूज करना चाहे तो वो एक डायग्राम जरूर यूज करोगे, उसके बिना ये क्वेश्चन अधूरा रहेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स हम बात करने वाले हैं, वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या, ये भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए कई सारे सिद्धांत उपयोग में लाए जाते हैं। उनमें से एक जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है वो उन्हीं में से एक है, जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में क्या होगा किसी देश की जनसंख्या के बारे में, कि कितनी बढ़ने वाली है, कब स्थिर होने वाली है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसके लिए उपयोग किया जाता है? वहां की जनसंख्या के बारे में हम वर्णन करने के लिए और भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान लगाने के लिए, एस्टिमेट के लिए हम इसको उपयोग में लेके आते हैं। इसको हम 5 चरणों में डिवाइड करेंगे। आमतौर पे 4 चरण दिए होते हैं, हमने 5 चरण यहां पे लिए कि 5 चरणों में हम डिवाइड करेंगे कि जनसंख्या किसी देश की कैसे बढ़ती है और कब स्थिर होती है। जो पहला चरण है, सबसे पहले हम पहले चरण पे आते हैं। जो पहला चरण है, प्रथम चरण है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं किसी भी देश की जनसंख्या में। अगर विश्व की हम प्रवृत्ति देखें तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रहे हैं। इसमें जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे होती है क्योंकि जन्म दर तो अधिक है लेकिन मृत्यु दर भी उतनी ही अधिक है, तो हिसाब बराबर। जनसंख्या या तो बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी तो बहुत धीमी गति से बढ़ेगी। और इस चरण में अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं। इन समाजों में उत्पादकता निम्न होती है, यानी कि आय कम होती है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि औसत आयु है वो भी कम होती है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती, बड़े आकार के परिवार होते हैं। कृषि है वो अल्प विकसित होती, इतनी अच्छी नहीं होती। साक्षरता दर भी कम होती है, टेक्नोलॉजी का विकास भी कम होता है, शहरीकरण भी कम होता है। आज से 200 वर्ष की बात करें तो विश्व के सभी देशों में यही चरण था। उस वक्त क्या था, जन्म दर अधिक थी। आप अब अगर बात करोगे अपने दादाजी से, नाना जी से, तो वो बताएंगे उनके दादाजी जो थे उनके फैमिली में कितने बच्चे थे, तो कोई 9 बताएगा, कोई 11 बताएगा, ऐसे होते थे। लेकिन कितनों की आयु कितनी तक पहुंची ये भी आप पूछोगे तो पता चलेगा, क्योंकि उस वक्त जन्म दर तो अधिक थी लेकिन जनसंख्या फिर भी नहीं बढ़ती थी। इसका कारण ये था स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, महामारी आई और लाखों लोग मारे जाते थे। बंगाल अकाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। बंगाल अकाल 1943 में जब आया था तो उस वक्त लगभग 40 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। ऐसे ही जब प्लेग फैला था गुजरात में 1890 के आसपास और 1900 के आसपास, तो उस वक्त लाखों लोग मारे गए थे। तो महामारियां बहुत अधिक थी, मलेरिया या चेचक, ऐसी महामारियां थी जो छोटी छोटी चीज़ें आज हम मानते हैं, उनके कारण लाखों की संख्या में लोग मारे जाते थे। तो जन्म दर तो अधिक थी लेकिन मृत्यु दर भी तेज थी। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती थी, बुखार हो गया झाड़ फूंक करते रहते थे। ये होता था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं थी। अकाल पड़ गया तो भी लोग भूखमरी से मारे जाते थे क्योंकि इस प्रकार का जो अब सिस्टम हम देखते हैं, पीडीएस सिस्टम है, वो नहीं होता था, ट्रांसपोर्ट नहीं था। युद्ध बहुत होते थे। मतलब आप देख रहे होंगे, अब लॉकडाउन के समय आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे टीवी सीरियल जो युद्ध पर आधारित है। तो युद्ध के लिए बस आह्वान देना होता था, सज रहते थे और लोग मारे जाते थे। तो मृत्यु दर भी अधिक थी, जन्म दर भी अधिक थी। इसके कारण हिसाब बराबर, जनसंख्या नहीं बढ़ पाती थी। ये पहला चरण था। आज से 200 वर्ष पहले सभी विश्व के देश इसी में थे। ये पहला चरण था। तो इस वक्त पहले चरण में क्या होता है, जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। जनसंख्या वृद्धि या तो नहीं होती या फिर धीमी होती है। उसमें जो दूसरा चरण होता है जनसंख्या का, वो होता है इस अवस्था में जन्म दर उच्च ही बनी रहती है। जन्म दर क्या होती है, उच्च होती है, लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती है क्योंकि धीरे धीरे जब तकनीक आती है, उद्योग आते हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होती है। खाद्य सुरक्षा है, परिवहन के साधनों के विकास के साथ वो भी उपलब्ध हो जाती है। मृत्यु दर कम हो जाती है स्वास्थ्य सेवाओं के कारण। लेकिन जन्म दर उतनी थी, मृत्यु दर कम हो गई, डिफरेंस आ गया।
जनसंख्या तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है, तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें शिक्षा का जो स्तर है वो पर्याप्त नहीं है, जन्म दर उच्च बनी रहती है क्योंकि इतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं होती है। तो ये दूसरी अवस्था, उसमें जन्म दर ऊंची रहती है, मृत्यु दर कम हो जाती है। तीसरी जो अवस्था होती है उसमें जन्म दर है धीरे धीरे और कम होने लगती है, यानी कि जन्म दर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि उच्च से वो कम होने लगती है, लेकिन मृत्यु दर वो तेजी से कम होती है। दूसरी अवस्था में तेजी से जनसंख्या बढ़ी क्योंकि जन्म दर उच्च थी, मृत्यु दर कम हुई थी। तीसरी में भी यही रहेगा, जन्म दर है वो कम तो होने लग गई लेकिन धीरे धीरे कम हुई, और मृत्यु दर वो तेजी से कम हुई क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं और बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ गई, हर किसी को मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। इसमें जनसंख्या बढ़ती है, धीमी दर से ही बढ़ती है। विश्व के अधिकतर कम विकसित देश है वहां पर यहां जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, यानी कि विकसित देश है वहां तो धीमी दर से बढ़ेगी क्योंकि मृत्यु दर के साथ साथ जन्म दर भी तेजी से कमी आती है। लेकिन जो अविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, वहां पर यह अंतर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जनसंख्या का आकार बड़ा होता है, तो परसेंटेज में थोड़ा से भी अंतर है तो जनसंख्या बहुत बढ़ेगी। तो यहां विस्फोटक अवस्था होती है, तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था में जन्म दर में धीमी कमी और मृत्यु दर में तेजी से कमी रहती है और जनसंख्या बढ़ती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल मैंने दिखाया, ये बाद में हम दोबारा इसके ऊपर आएंगे। पहले हम चौथी अवस्था की बात कर लें। जो चौथी अवस्था है उसमें क्या होगा, इसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही कम होगी, यानी कि जन्म दर भी हम कम करने में सफल हो जाते हैं, कोई भी देश। इसमें जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, स्थायी हो जाती है, या फिर धीमी गति से बढ़ती है। इसमें ज़्यादातर देश है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाते हैं, शहरीकृत हो जाते हैं। यूरोप की बात करें हम, पश्चिमी यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, या फिर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ के देश इस स्टेज में, वहाँ पे जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, या तो जनसंख्या बढ़ नहीं रही या बढ़ रही है तो बहुत मामूली बढ़ रही है। तो ये कौन सी स्टेज, चौथी स्टेज है। हम कौन सी स्टेज में, हम तीसरी स्टेज में, हमारा देश। हमारे यहाँ क्या है, जन्म दर में कमी आई है लेकिन मृत्यु दर में ज़्यादा कमी आई क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेटर हुई है, तो जनसंख्या बढ़ रही है, अभी भी काफ़ी डिफरेंस है। हम चौथे चरण में प्रवेश करेंगे 2050 के आसपास, जबकि विश्व के विकसित देश है वो इस चरण में प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद पांचवी जो स्टेज आएगी, पांचवी अवस्था क्या होगी कि जन्म दर मृत्यु दर से भी नीचे हो जाएगी, पांचवें जो चरण होगा उसमें, और इसके कारण जनसंख्या घटने लगेगी। पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में, जैसे जर्मनी उनमें से एक है, वहां पर यही हो रहा है। वहां की जनसंख्या पिछले 10 वर्षों में मामूली लेकिन घटी है, कम हुई है। तो ये 5 चरण होते हैं। पहला चरण दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च लेकिन इस बराबर। दूसरा चरण जन्म दर उच्च, मृत्यु दर कम, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तीसरा चरण जन्म दर में कमी लेकिन मृत्यु दर में तेजी से कमी, जनसंख्या बढ़ती है। चौथा चरण जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम, जनसंख्या स्थिर हो जाती है या बहुत मामूली ग्रोथ होता है। पांचवां चरण जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है, जनसंख्या घटने लगती है। डायग्राम को देखते हैं हम, आप इसको बना भी सकते हो, ये यहाँ पे डायग्राम है। इसमें आप देखिए, पहली चीज़ तो देखिए जो यहाँ पे ग्रीन है लाइन है वो शो कर रही है बर्थ रेट को, और मॉर्टलिटी रेट को, डेथ रेट को जो शो कर रही है वो ब्लू, और जो रेड है वो पॉपुलेशन को शो कर रही है। तो पहले चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, हाई हैं, और जनसंख्या वृद्धि है वो लो रहेगी क्योंकि दोनों ही हाई है। दूसरी चरण में क्या होता है, जो डेथ रेट है वो कम हो गई ना, और बर्थ रेट है वो उच्च बनी रहती है, इसलिए जनसंख्या वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तीसरे में क्या होता है, जो डेथ रेट है वो तेजी से कमी आती है, बर्थ रेट में भी कमी आती है, लेकिन अभी जनसंख्या में क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है तो जनसंख्या तेजी से ऊपर उठने लगती है। चौथे चरण में ये होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आती है और जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है। पांचवें चरण में ये होता है कि जनसंख्या में ग्रोथ ही रुक जाती है। तो ये 5 स्टेज है, आप इसी तरीके से क्रिएटिव तरीके से आप शो कर सकते हो। तो ये था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल कि विश्व की जनसंख्या वो कैसे आगे बढ़ती है, कैसे उनमें बढ़ोतरी होती है, कब वो स्थिर होने वाली है। तो ये 5 अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप तैयार करोगे, इसमें भी आपका डायग्राम है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसके बाद हम एक और सिद्धांत है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
हमें पता होना चाहिए कि माल्थस ने क्या कहा था जनसंख्या ग्रोथ को लेकर के। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो उनकी बुक थी उसमें उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रभावों की व्याख्या की है। ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं माल्थस। उन्होंने बताया है कि जनसंख्या वो दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे बढ़ती है। और संसाधन है वो सामान्य गति से बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। और इसके कारण हर 25 वर्ष में जनसंख्या वो दोगुनी हो जाती है। हालांकि हम पूरी तरीके से तो माल्थस से सहमत नहीं है कि हर 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है या जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती है, लेकिन हम थोड़ा इस चीज़ से समझ सकते हैं माल्थस के सिद्धांत से कि जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ती है और जब भी जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधन है उनकी कमी हो जाती है, क्योंकि संसाधन की वृद्धि दर है वो जनसंख्या की तुलना में कम रहती है। तो ये कंसेप्ट इस चीज़ को समझने में इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो उनका वास्तविक कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। तो ये था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, क्या कहा है उन्होंने। अब हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के कुछ उपाय क्या क्या हो सकते हैं, कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें पहला जो तरीका है वो यह है परिवार नियोजन। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जाते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए कि छोटे परिवार है वो सुखी परिवार होते हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है। लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा बड़ा परिवार, ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा कमाने वाले, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा खाने वाले, ज़्यादा पेट, ज़्यादा खर्चे। लेकिन परिवार नियोजन अगर अपनाया जाए तो उससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। लोगों को जागरूक किया जाए कि परिवार है वो छोटा परिवार ही, उसमें 1 या 2 बच्चे हों तो ही बेहतर है। तो एक तो ये तरीका है जो साइंटिफिक तरीका है, जो जहाँ पर जनसंख्या स्थिर हुई है तो वो इसी कारण हुई है, लोग अवेयर हुए हैं इसको लेकर के। दूसरा है गर्भ निरोधक की आसान और सस्ती उपलब्धता। यानी हम बात करें तो इस प्रकार की गर्भ निरोधक करने की जो सुविधाएं या जो भी मेथड है वो आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। और वो कहाँ उपलब्ध होने चाहिए? हर जगह उपलब्ध होने चाहिए। तो ये क्योंकि हमारे देश की अगर हम बात करें या विश्व की बात करें, जहाँ गांव में लोग रहते हैं तो वहाँ अवेयरनेस, और कई बार अवेयरनेस है लेकिन वहाँ पर इस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं होते। तो इसके द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि है उसकी स्पीड को कम जरूर किया जा सकता है। शिक्षा है सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ती है वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाती है। वो महत्व समझने लगते हैं कि कैसे छोटा परिवार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे उसको हम बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। आपने देखा होगा शहरों में या एजुकेटेड क्लास है उनकी फैमिलीज हमेशा छोटी होती है, या जो रिच क्लास की हम बात करें छोटी होती है। वो कारण है शिक्षा, अवेयरनेस। शिक्षा के साथ अवेयरनेस जुड़ी होती है। गरीबी उन्मूलन के द्वारा भी गरीबी अगर कम होगी तो बड़े जो थोड़ा सा हम मध्यम वर्गीय परिवार या ऊपर के परिवारों की तरफ जाएं तो वो थोड़ा उनके पास समय होता कि वो इस बारे में भी सोच पाए। अदरवाइज वो कमाने में, अपनी जीविका चलाने में, पेट भरने में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता, और ध्यान अगर रहता भी है तो इस चीज़ों की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते। तो ये भी एक कारण, एक तरीका है कि अगर हम गरीबी को ख़त्म करें तो भी जनसंख्या वृद्धि है उसको रोका जा सकता है। महिला सशक्तिकरण भी आवश्यक है। आमतौर पे परिवार से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं, परिवार कितना बड़ा होगा, वो पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। इसका कारण ये निम्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति है महिलाओं की। आर्थिक तौर पर ये स्वतंत्र नहीं होते ज़्यादातर हमारे देश में विशेष तौर पर, और सामाजिक तौर पर भी उनको निर्णय में शामिल कम किया जाता है। अगर महिला सशक्तिकरण किया जाए, वास्तविक अर्थों में उनको बराबरी का दर्जा अगर दिया जाए तो वो भी अपनी बात कह पाएगी और शायद वो बेटर डिसीजन ले पाएगी। इसके अलावा विलंबित विवाह है, इसके लिए सरकार ने आयु निश्चित की है 18 वर्ष लड़कों के लिए और 21 वर्ष लड़कियों के लिए। इसका कारण यही है कि अगर विवाह देरी से होंगे तो उससे भी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायता मिल पाएगी। तो ये भी एक तरीका है। छोटे परिवारों के लिए कर की छूट की व्यवस्था भी दी जा सकती है। छोटे परिवार हैं उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि आपको इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी तो
उससे भी लोग मोटिवेट होंगे कि अगर इस प्रकार की छूट मिलती है तो वो कोशिश करेंगे परिवार को छोटा रखने की। तो ये भी है। या फिर अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कई प्रकार की और सुविधाएं भी दी जा सकती है, जैसे कि इलेक्शन लड़ने हैं, चुनाव कोई लड़ना चाहता है तो उसमें हम प्राथमिकता दे सकते हैं कि कितने बच्चे परिवार में हो वही चुनाव लड़ पाएगा। तो हालांकि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उपाय है जिनके बारे में सोचा जा सकता है। तो ये थे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं। आपके पास भी कुछ और उपाय है जो आप बता सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। हमारा सेकंड चैप्टर था ये जो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर है उसका फर्स्ट एपिसोड है हम कल लेकर के आ रहे हैं, और तैयारी करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।